आप इमेजिन करो, एक स्टेडियम की साइडलाइन पे आप खड़े हैं और आप ऐसे देख रहे हैं कि एथलीट अपना जी जान लगाकर मेडल ला रहे हैं। आपने कभी ऐसा सोचा था कि उनके मेडल में भी आपकी कुछ योगदान था? I was lucky to have all this player जो मेरे साथ काफ़ी अच्छे रहे। तो एक चीज है कि लोगों की जो सोच है ना, उनको ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी इज ओनली फॉर द मसाज। और मैं अपने आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं मसाज नहीं देता, मैं मसाज वाला नहीं हूँ। क्या मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर या फिर एक्यूप्रेशर सच में काम करता है बॉडी पे? ये सारी चीज़ें काम करती है अगर वो चीज़ सही टेक्निक से सही जगह पे सही वक्त पे हो गई तो। कौन से प्लेयर आके आपको ऐसा बोला था एंड बिकॉज ऑफ यू हमने ये मेडल जीता? एक प्लेयर है, हर नेम इज सुदीक्षा। शी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, शॉर्ट डिस्टेंस रनर है। ओपन नेशनल गेम्स नजदीक आ रहा था, उन्होंने बताया कि विराज व्हाट यू कैन डू। मैं बोला यू आर गोइंग अगेंस्ट द एवरीवन डिसीजन। और ये प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं, ये कोई स्टेट लेवल का प्लेयर नहीं, नेशनल लेवल का प्लेयर है। एंड यू आर सिटिंग इन साई राइट नाउ, सामने पूरी टीम खड़ी है, पूरे लोग खड़े, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट एवरीवन सेइंग दैट कि चलो ये प्लेयर को मैं भगा दूं। यू आर टेकिंग द ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक? वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। कभी सोचा है कि एक एथलीट के पीछे कितनी मेहनत, पेन और रिकवरी छुपी होती है? आज हमारे साथ है एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जो इंडिया के टॉप एथलीट जैसे हिमा दास, अविनाश सावले, पारुल चौधरी, हरमिलान बेंस और ऐसे कई एथलीट के साथ काम कर चुके हैं। उनका काम सिर्फ इंजरी ठीक करना नहीं है, बल्कि रिकवरी और परफॉर्मेंस की साइंस को डीपली समझना भी है। प्लीज वेलकम डॉक्टर विराज पांड्या, द मैन बिहाइंड स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड सक्सेस ऑफ इंडिया फास्टेस्ट टू फिटेस्ट। वेलकम डॉक्टर विराज एट मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू सो मच विजय, आपने यहाँ मुझे बुलाया और इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस। और देखते हैं आज का जर्नी और आज का डिस्कशन कैसा रहता है। सो डॉक्टर विराज, आप अभी कैसे फील कर रहे हैं? थोड़ा बहुत मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ और काफ़ी नॉर्मल हूँ मैं वैसे तो। इतना जल्दी मैं नर्वस नहीं हो जाता बिकॉज जब भी जो भी सिचुएशंस हुई है लाइफ में ड्यूरिंग द टाइम, इनिशियल होता था बट डाउन द लाइन मैंने चीज़ें करते गया और समझते गया, तो वैसे नर्वस तो नहीं हूँ बट ओवरवेल्म्ड हूँ कि या इट्स बीन अ नॉट कंप्लीट जर्नी ऑल्सो, इट्स गोइंग ऑन but it's going so well and beautiful, so I'm excited and overwhelmed all together. So डॉक्टर विराज, आपने बहुत सारे एथलीट के साथ काम किया है, तो आप इमेजिन करो, एक स्टेडियम की साइडलाइन पे आप खड़े हैं और आप ऐसे देख रहे हैं कि एथलीट अपना जी जान लगाकर मेडल ला रहे हैं, अपनी स्वेट सब कुछ लगा के। और आपने कभी ऐसा सोचा था कि उनकी मेडल में भी आपकी कुछ योगदान था? ऑनेस्टली जब भी मेरी प्रैक्टिस चालू की, मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस चालू की थी कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूं, और फिजियोथेरेपिस्ट के बाद मेरा बहुत क्लियर माइंडसेट था कि मुझे जाना तो स्पोर्ट्स में ही है। और सेकेंडरी अगर मैं गया फिजियोथेरेपी में तो मैं ऑर्थो में जाता था बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग स्ट्रीम्स रहती थी। और जो टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस हिसाब से जो मुझे समझ में आया कि जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल है, मुझे स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। तो जब भी मैं ये प्रोफेशन में आया, एज ए इंडियन वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका और यूरोप, तो हमेशा हम वो गेम्स, वहाँ की लाइफस्टाइल देखते थे। तो स्पेशली मेरी फेवरेट गेम रही है फुटबॉल, नेशनल फुटबॉल लीग, और वो जिस तरह से कॉम्बैट खेलते थे तो काफ़ी मुझे एक्साइट करती थी। इट वॉज अ गुड एड्रेनालिन रश फॉर मी। तो जब भी ये चीज़ें मैं देखता था, मैं अपने आप को वो चीज़ को फोकस करता था कि अगर मैं मेरी कुछ पढ़ाई में कुछ चीज़ को टर्न आउट कर सकता हूँ तो शायद ये चीज़ में मैं ये करूँगा। और जब भी मैं ये चीज़ करना चालू किया, पढ़ाई करना चालू किया, तो इनिशियल स्टेज में तो ऑफ कोर्स यू डोंट स्टार्ट गेटिंग दोज काइंड ऑफ असाइनमेंट्स जो और मेरा टाइम था 2012। इनफैक्ट 2010 आई पास आउट माई ग्रेजुएशन, एंड वो ड्यूरेशन में तो स्पोर्ट्स मतलब, और उसमें भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ऐसी स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ हुआ करती थी कि वो टाइम पे तो एक दो गिने चुने ही फिजियोथेरेपिस्ट या फिर शायद फॉरेन फिजियोथेरेपिस्ट ही स्पोर्ट्स टीम को देखते थे। और वो टाइम पे तो ओनली क्रिकेट वाज द ओनली गेम फ्रॉम 1983। तो वो वजह से मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, बट मुझे इतना पता था कि आई विल डू समथिंग इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। तो वो जो जर्नी रही मेरी थ्रू आउट द टाइम, तो जब भी मैं पोडियम पे खड़ा रहता हूँ या पेविलियन पे हूँ, मैं मेरे प्लेयर्स को देख रहा हूँ,
और वो जो पार्ट आता है कि जब एथलीट कोच के साथ साथ आपको भी देखता है और वो सैल्यूट करता है विद द इंडियन फ्लैग, तो दैट गूज़बम्प गिव्स यू दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग। एक मानते मानते चलते हम लोग कि आपकी जर्नी एक टास्क कर दिया तो खत्म नहीं हो जाती, आपको और करना है, आपको और करना है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे अचीव कर लो, इस तरह से कर लो। लेकिन जो मोमेंट होती है ना, जब भी आपके एथलीट्स एक्साइटमेंट में वो जंप करता है, एक्साइटमेंट में वो लाइन क्रॉस करता है, और वो लाइन क्रॉस होने के बाद आप सोचते हो कि अभी क्या होगा, प्लेयर दौड़ के आता है और आपको हक करता है, तो वो जो इमोशनल मोमेंट होता है, एंड ये वर्ड यूज करता है, सर वी डिड इट, एंड देन दैट वर्ड कम्स वी। तो ये जो वी होता है ना, इंग्लिश में साउंड होता है सिर्फ डब्ल्यू ई में, बट जब वो वी होता है ना, इट साउंड्स लाइक लॉट्स ऑफ पीपल्स आर शाउटिंग ऑल टुगेदर अबाउट ऑल योर प्रेज। तो ये फीलिंग मेरी रही थी और ये रहती है थ्रू आउट द टाइम जब मेरे प्लेयर्स मुझे देखते हैं मैच के बाद, मैच के शुरुआत में, उसकी नर्वसनेस या उसकी कोई क्वेरीज या आफ्टर मैचेस सक्सेस, आफ्टर मैच लॉस, तो उनकी आंखों में क्वेश्चंस है, उनकी आंखों में कॉम्प्रिहेंशन है, तो एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मिक्स फीलिंग होती है। बट एक जो मैंने फीलिंग शेयर की वो वही कि वो जो गूज़बम्प वाली फीलिंग होती है विद इंडिया फ्लैग, आपको सिर्फ और कुछ समझ में नहीं आता, आपको बस यही समझ में आता है कि वी डिड इट। वैसे आपकी जर्नी कब से शुरू हुआ? 2009 से आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया? यस, सो मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने इमीडिएटली 2009 से प्रैक्टिस चालू किया, और आई रिमेंबर कि मैंने बहुत ही सिंपल वे से मेरी जर्नी शुरुआत की थी, बिकॉज तभी तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट था और मैंने वो सोचा नहीं था। तभी तो फिजियोथेरेपी मेरे लिए इट वाज जस्ट अ टूल एज अ ग्रेजुएट पर्सन कि हम सोसाइटी को कैसे प्रेजेंट करेंगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि दिस इज समथिंग वेयर यू ग्रो सक्सेस, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसको आप सोसाइटी की, कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हो। इतना था कि वी आर लाइक अ असिस्टेंट, वी आर लाइक अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स जो कभी सर्जरी करते हैं या फिर कभी ऐसी सिचुएशंस में कोई पेशेंट आता है, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि एक सिस्टम रहता है। सो मेरी जर्नी बहुत सिंपल रही थी, मतलब इंटर्नशिप थी मेरी, और मैं परिल से महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की, और मेरे सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे। मैं आज भी उनके टच में हूँ, और आज भी वो मुझे बताते हैं कि एवरी माइलस्टोन पे व्हेन आई शेयर माय थॉट विद माय सीनियर्स, एंड दे आर क्वाइट सीनियर्स ऑफ माइन, मतलब जब मैं 2009 में इंटर्नशिप कर रहा था तभी दे वर अबाउट टू रिटायर, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने इन देयर 55 इन देयर 60s के टाइम पे थे, एंड आई वाज लाइक अ 22 ईयर ओल्ड बॉय हु डोंट नो नथिंग अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड कि क्या होने वाला है। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग इन स्मॉल लेवल ऑफ जर्नी, बट आई वुड से कि ये वो सीनियर्स थे जिन्होंने मेरे में वो फायर इग्नाइट की कि व्हाट यू आर गोइंग टू सी is not a simple thing. You're the sailor and you're going to clear this voyage so easily. बेसिकली स्टार्टिंग पे ही आपका रुझान स्पोर्ट्स में ही था? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उसके पीछे हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स डायरेक्टली जंप नहीं हुआ था। मेरी जर्नी हुई थी मीठी बाई कॉलेज से। मैं मुंबई में मीठी बाई कॉलेज में पढ़ा, तो वहाँ हमारे ग्रुप हुआ करता था। तो अगेन आई एम बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड इन माय फैमिली। एक बोलते हैं ना कि जो 80s 90s किड यू कैन से, और वो टाइम पे जो थॉट होती है ना कि यू हैव टू डू समथिंग, पेरेंट्स को लाइक यू नो एक समथिंग बच्चे को एक दिखाना होता है कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो पीरियड चल रहा था, और एक बोला जाता है कि आपके जो ग्रुप होते हैं ना, आपके जो साथ में रहते हैं ना, ऐसी संगत लोग के जो पढ़ाई लिखाई करने वाली हो। तो मेरे ग्रुप में सारे पढ़ाकू बच्चे थे, और हम
नर्ड्स में गिने जाते थे कि जो मिठीबाई कॉलेज अगर आप नाम सुनो तो उसमें काफ़ी ऐसे क्राउड रहा है कि जिसमें सारे एक्टर्स ने भी पढ़ाई की है, काफ़ी एक्टर्स ने पढ़ाई की है। सो एक फ्लेम्बॉयंट क्राउड भी मिलता है और एक नर्ड क्राउड भी मिलता है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इन मिठीबाई कॉलेज कि आपको हर तरीके के लोग मिल जाते हैं। तो वो जर्नी मेरी वो टाइम पे वैसे हुई, और वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो साइंस में थे, हम भी साइंस में थे, और वहाँ डिस्कस करते करते ऐसे बात निकली कि हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। फॉर दैट हम लोग को एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करनी होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो टाइम पे महाराष्ट्र की होती थी, वैसे प्री मेडिकल टेस्ट भी होती थी, अभी तो काफ़ी चेंज हुआ, नीट हो गया है, बट वो टाइम पे ऐसा सब चलता था। देन वी यूज्ड टू सिट इन द कैंटीन एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि अभी आगे क्या करते हैं। तो वहाँ हमारी जर्नी में डिस्कशन पे फिजियोथेरेपी करके वर्ड कोई बच्चा बोलता है कि ये कोई सुना हुआ वर्ड है, कुछ की है, अलग ही लाइन है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो अभी हम बच्चे पढ़ाई करने वाले, ऐसी चीज़ तो हमारे मतलब इंसल्ट हो जाएगा कि हम पढ़ाई ना करें और कुछ सिंपल लाइन चूज कर दें। बट पढ़ाई टफ थी, बायोलॉजी के वर्ड्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री इतने चैलेंजिंग रहते थे, बट वी लव साइंस। वी एज अ पर्सन, एज अ कम्युनिटी ऑफ साइंस पीपल यूज्ड टू लव साइंस। तो हम लोग हार्डवर्क, मतलब हम लोग अपने आप को डॉक्टर समझते थे। इतना था कि मतलब डॉक्टर कैसे लिखता है, अगर किडनी लिखना है और के बीच में एक लाइन और बीच में लास्ट में वाई, हम अपने आप को कुछ अलग ही समझते थे। तो वो ऐसे तो पढ़ाई करते थे, इतना पढ़ाई करते थे कि मतलब वो टाइम था हमारा कि किसी ने नींद में से उठा के बोल दिया ना कि ये टॉपिक में, हम बुक के साथ, पेज नंबर के, पैराग्राफ के साथ आंसर करते थे। हमारी वाइवा ऐसे हुआ करती थी। तो वहाँ फिजियोथेरेपी जब वर्ड आता है हमारा, तो फिर हमने बोला ठीक है करेंगे, हमको तो जाना है, एमबीबीएस करेंगे, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे, वहाँ से कुछ सर्जन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। बट देन ये जो फिजियोथेरेपी वर्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं एंग्रेव्ड हो जाता है। वो एंग्रेव्ड होने के बाद अभी जैसे कि आप अपनी ऑलमोस्ट टीनेज में हो, आप 18 ईयर हो, और आप जिम में जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो मेरा भी कुछ बचपन वैसा ही रहा था, मैं एक्सरसाइज करने जाता था, जिम में जाता था। स्कूल टाइम पे मैं कबड्डी टीम का कैप्टन रहा हूँ, मैं अच्छा खेल लेता था। सो तभी वो गेम्स वगैरह हमारी स्कूल में वैसे तो एक क्रिकेट होती थी, कबड्डी और खो खो हुआ करती थी। सो उस वजह से थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वो टाइम में खेला था। बीइंग अ बॉय आई वाज लाइक कि स्पोर्ट्स सही है, और वहाँ से किसी ने बताया वो टाइम पे कि फॉरेन में बहुत अच्छा आपका स्कोप है। देन फिजियोथेरेपी की तरफ और टर्न होते गया मैं, और देन फिजियोथेरेपी अभी सोच लिया था कि मुझे फिजियोथेरेपी करूँगा, कंप्लीट करूँगा तो स्पोर्ट्स करूँगा बाद में। सो दैट्स हाउ आई टर्न्ड फ्रॉम फिजियोथेरेपी टू स्पोर्ट्स। तो बट आपने ज्यादातर स्टिंट कहाँ बिताया, इंडिया में कि यूएस में? आइडियली इंडिया में। यूएस मेरा बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम रहा, जिसमें स्पेशली ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी टीम प्रिपेयर कर रही थी, नेशनल एथलेटिक टीम। तो उसके लिए आई वाज द वन हु वेंट फॉर द कैंप, एंड यूएसए में मैं था लोगों के साथ, मेरे प्लेयरों के साथ। आपका सबसे पहला नेशनल एथलीट कौन था? वेल जैसे मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से मेरा जर्नी जब चालू हुआ था ना, तो अलग अलग प्लेयर्स तो लाइफ में आते थे, कोई स्टेट लेवल है, कोई नेशनल लेवल है। बट जो मैं प्रोफाउंड एथलीट के बारे में बात करूँगा, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे भी जानना चालू कर दिया, उसका अगर नाम लेता हूँ ना तो हिमा दास है। सो हिमा दास वॉज द, बिकॉज देयर वर प्लेंटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में रहा तो वहाँ तो सारे नेशनल लेवल के बच्चे थे, वो अच्छा खेलते थे, एन नंबर्स ऑफ प्लेयर्स थे। बट हिमा दास वॉज वन ऑफ द प्लेयर जो वो टाइम पे काफ़ी नोन हुई थी इन 2019 से लेके 20, वो पीरियड में काफ़ी वो फेमस रही, और एंड शी डेफिनेटली डिड हर बेस्ट थ्रू आउट हर टाइम। सो आज भी शी इज़ वन ऑफ द गुड प्लेयर एंड शी इज़ डूइंग फैंटास्टिक। तो शी वॉज द फर्स्ट, आई गेस आई वुड से, जिससे मुझे ये पता चला कि यस कि ये नेशनल लेवल की एथलीट है। ऑफकोर्स शी वाज इंटरनेशनल एथलीट बाय दैट टाइम, बट फॉर मी शी वाज द फर्स्ट नेशनल लेवल एथलीट, बिकॉज आई वाज ट्रीटिंग हर ड्यूरिंग 36 नेशनल गेम इन गुजरात, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। जैसे पहली बारी आपने हिमा दास को ट्रीट किया, योर फर्स्ट नेशनल एथलीट,
तो आपको फील कैसा हुआ और आप क्या कर रहे थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा ये इंसिडेंट हुआ है। अभी समझ जाइए, जब ये टॉक वायरल होगी और या शायद लोगों को पता चलेगा कि मेरा माइंडसेट क्या था, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, बट मतलब बेसिकली आई वाज अपॉइंटेड एज अ नेशनल गेम फिजियोथेरेपिस्ट और एथलेटिक टीम के साथ था। मैं मेरे प्लेयर को ट्रीट कर रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग क्वाइट स्मूथ, नॉर्मल। ट्रीट करते टाइम मुझे टॉप से कॉल आता है कि मतलब जस्ट कॉल आता है, एंड एज यूजुअल व्हेन यू आर बिजी विथ योर वर्क, like you're just looking after your player, उनको क्या नीड है, if they need water, if they need any electrol, if they need stretching, if they need to prepare mindset, तो हम लोग वो चीज़ में बिजी थे, टीम थी। कॉल आता है, आई जस्ट लुक इट टू माई फोन, आई टर्न इट ऑफ एंड आई जस्ट कीप इट बैक, आई एम जस्ट बिजी विथ माई वर्क। अगेन कॉल आता है टॉप से। सो बेसिकली टॉप्स इज़ अ टारगेट ओलंपिक पोडियम, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो हमारे प्लेयरों के लिए रहती है। सो टॉप्स इज़ अ ग्रुप ऑफ गुड कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट जो हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट करती है। उसके दो स्कीम है, जो एक बेसिक रहती है और एक कोर रहती है। सो दैट्स हाउ इट डिवाइडेड, बट इट सो बेसिकली हिमा दास कम्स इन अ मेन कोर प्रोग्राम। Then again, I'm getting a call from Hima Das. I'm just watching that call. I'm just disconnecting and I'm getting busy with my work. अभी बिकॉज ये क्यों हुआ ये भी मैं बताऊँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि लोग कोई भी नाम से आपको कॉल कर देते हैं, तो आपको पता नहीं है आपको कौन से नंबर से कॉल आता है। कभी कभी तो नाम मोबाइल पे से लिख के आता है कि अमिताभ बच्चन इज कॉलिंग यू, बट ही इज नॉट एक्चुअली अमिताभ बच्चन। सो इवन यू जस्ट हैव टू फेक कॉल्स, यू जस्ट हैव टू डिस्कनेक्ट एंड यू गेट बिजी विथ योर वर्क। सो आई वाज जस्ट लाइक दैट ओनली, मैं काम में बिजी हो गया। फिर वापस मुझे कॉल आता है मैनेजर का, अरे यार विराज जस्ट पिक अप द कॉल यार, टॉप्स आर कॉलिंग यू। सो मेरा टॉप्स, सी मुझे नहीं पता था टॉप्स, मैं बोला टॉप्स, बोला हाँ ठीक है टॉप्स, हाँ होगा कोई मतलब कर रहा होगा कॉल। अच्छा टॉप्स फ्रॉम दिल्ली, ओके। देन आई रिसीव्ड अ कॉल, आई एम लाइक यस सर व्हाट टू डू। अरे यार हिमा दास कॉल कर रहे हैं आपको और आप फोन नहीं उठा रहे। तो मैंने बोला अच्छा हाँ हिमा दास कोई करके कोई कॉल तो कर रहे हैं। तो बोला आपको हिमा दास नहीं पता? बोला हिमा दास पता है, बट इसी तो एक्चुअली हिमा दास कॉलिंग मी। Then her manager comes to me and she's telling me कि अरे सर she really needs you and आप अभी फिलहाल सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हो यहाँ, and she'll really love that if you come and treat her। तो ये मेरी वो जो सिचुएशन हुई थी कि मतलब आई डोंट नो whether I'm meeting actual Hima Das or not, and then I treated her। So yeah, that's how it went and that's how the first introduction। And when I saw her first, she's beautiful। So can you imagine the aura what she's carrying? She's busy with her running, she's busy with her activation, she's busy with her practice, and very normal she's calling me, अरे विराज भाई ये हो गया है, इसका देखो क्या करना है। Basically she had a back problem, so she just called her out and she's like you just need a good help, and rest is the history। I have couple of good time with her when she won the silver medal, and yeah it was good। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट में आपकी काम पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या है? सो अगर मैं फिजियोथेरेपी को स्पेसिफिकली बताऊँ ना, तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए सिंपल यही होता है कि आपको जब पेशेंट बताए ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई कुड क्रॉस दिस जर्नी एंड थैंक यू सो मच, विच नॉट इवन it I mean like it's not even comparing millions of money, millions of blessing, it's just the one word, it's just because of you I could cross this journey and I'm now completely all right। तो ये जो होता है ना, सिर्फ फिजियोथेरेपी के बारे में बात है, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी वो डिफरेंट तरीके से जाता है, देयर आर न्यूरो में भी डिफरेंट तरीके से जाता है, सेंटेंस ऊपर नीचे होते हैं, बट ये पर्टिकुलर चीज सारे मेडिकल फील्ड के लिए होती है कि थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, दैट्स इट। एंड आई मीन हम तो कितनी बार थैंक यू बोल देते हैं किसी सबको, बट ये जो इम्पैक्ट आता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि यू रियलाइज कि यू कैन चेंज, एंड दैट व्हेन यू कैन चेंज यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो वैसे ये 2009 से अभी तक अगर मैं दोनों कंपैरिजन में करूँ, अभी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हैं, तो साई की बात कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एथलीट्स की बात करूँ, और अभी जब नॉर्मल पेशेंट की भी बात करूँ, तो फिजियोथेरेपी में क्या कुछ बदलाव भी आप देख रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ है अभी?
डेफिनेटली ये बदलाव मैंने नोटिस किया शायद 2015 से 15 में स्पेशली स्पोर्ट्स में चेंज होता देखा मैंने। मैं ऑलरेडी ग्लेनबार्ग एक्वेटिक फाउंडेशन के साथ था। वहाँ काफ़ी ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स बच्चे आते थे और उनको भी मतलब जैसे कि ट्रीट करना या फिर कोई भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशन प्रोग्राम करना, तो मेरा काम तो था। और आई वुड रियली अप्रिशिएट मिस्टर ग्लेन सल्दाना हु वाज द पायनियर ऑफ ग्लेनबार्ग एक्वेटिक फाउंडेशन, जिन्होंने ये चीज़ को चालू की कि स्विमिंग को एक अच्छा स्टेज मिले। एंड आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग क्वाइट वेल। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग एंड हैप्पी विद दैट। बट आई रिमेंबर कि मेरा जर्नी उनकी डॉटर से चालू हुआ था इन 2009 ओनली। उनकी डॉटर का रेना सल्दाना, शी वॉज यंग गर्ल, 7-8 ईयर ओल्ड गर्ल, एंड मैंने उनका एक्सरसाइज लेना चालू किया था, आई रिमेंबर। सो वो टाइम पे जो अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग, ये जो हमारा जो डिस्कशन है कि चेंजेस क्या हुआ, वो अवेयरनेस शायद ऐसे कुछ लोग जैसे मिस्टर ग्लेन सल्दाना है, उन लोगों की वजह से वो चेंजेस सोसाइटी में देखने मिले कि उन्होंने ही इज अ विजनरी मैन, आई वुड से, कि उन्होंने वो जो चीज़ें लाई डिफरेंट की, और नॉट ओनली हिम बट ही इज़ वन ऑफ देम। ऐसे धीरे धीरे वो चेंजेस आते गए, और चेंजेस वो रहे कि स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलते गया। अगर स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलता है तो कोचेस को इम्पोर्टेंस मिलता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन एथलीट्स को, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, देन योर फिजियोलॉजिस्ट, योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लिस्ट लग जाती है। मतलब सारे जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड प्रोफेशनल्स है, उसकी सबको एक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। धीरे 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 वो सारी चीज़ एक जगह पे गैदर होना चालू, तो 2015 में आना चालू हो गई थी, और वो शायद इंडिया का नया फेस लेके आ रही थी। एंड ड्यूरिंग द टाइम खेलो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो पहले तो लगा कि खेलो इंडिया मतलब क्या ही प्रोग्राम है, तो जो जैसे वो इंट्रोड्यूस होता गया, हमारा रोल बढ़ता गया। तो जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो एक चीज़ को लेके कैरी करते थे, जैसे डाइवर्स ट्रीटमेंट रहती थी, डाइवर्स हमारा अप्रोच रहता था। उसमें से मुझे याद है कि हम जैसे आई ऑलवेज केप्ट स्पोर्ट्स अलाइव इन माई प्रोफेशन, इन माई प्रैक्टिस, कि कभी वो छूटे नहीं, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा हो रहा था कि काफ़ी मैं ऑर्थो के केस, न्यूरो के केस भी देख रहा था। एट द सेम टाइम आई वाज प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स बट नॉट ऑल टुगेदर, सो आई हैड अ डाइवर्स प्रैक्टिस बैक इन दोज डेज, 2009 से लेके 14 तक। बट 15 में थोड़ा थोड़ा मुझे स्पोर्ट्स में, बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, उसको टेपर करता गया, टेपर से ज़्यादा मैंने उसको ग्रो करते गया, इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आते गए। And as I told you, a visionary people who always groom sports, लोगों की फिर प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। देन IPLs वगैरह, वो T20 मैचेस, वो वैसा T20 तो काफ़ी पुराने टाइम से 2007-8 से था, बट देन इम्पोर्टेंस ऑफ IPL, वो सब जो आता गया, देन वो चेंज स्पोर्ट्स का इतना इम्पैक्टफुल हो गया इंडिया में कि वो कमर्शलाइज भी हो गया। ये भी एक चेंजेस देखे, इम्पोर्टेंस, कमर्शलाइजेशन। और आई मीन आज देखो इतना टाइम हो गया है, लाइक इन फ्रॉम 2015 टू इट्स कमिंग 2025, 10 ईयर्स में अगर आप देखो कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स ज्योग्राफी है इज डिफरेंट। मतलब हम ओलंपिक पोडियम पे खड़े होते हैं। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट एशियन गेम्स देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स देखो, या वर्ल्ड चैंपियनशिप देखो, हमारे प्लेयर आज, पीपल टॉक अबाउट अस। यहाँ भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं शेयर करूँगा। मुझे याद है कि जब भी हम मतलब मैं टाइम जर्मनी में भी था, जर्मनी में हम कभी इंडिया का जर्सी डालते वक्त सोचते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम इन 2011 में जर्मनी में था, और इंडिया का जर्सी डालता था। मैं आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल एंड क्वाइट इंट्रोवर्ट टू पुट इट ऑन मी, कि मैं डालूँ तो लोगों का रिस्पॉन्ड क्या रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा। सो आई डिडंट डू इट, आई कुडंट डू इट इन फैक्ट। बट जब मैं यहाँ USA के टाइम पे
तो यूएसए में तो काफ़ी घूमा मैं, हर जगह घूमा टीम के साथ। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, डेनवर एयरपोर्ट पे हम लोग वॉक कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। हमारे एक-एक बच्चे ने इंडिया का जर्सी पहन के फ्लॉन्ट कर रहे थे। एंड देयर वर एवरी इंडिविजुअल, आई वोंट से द एवरी इंडिविजुअल, बट द मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल वाज रिकॉग्नाइजिंग अस, अप्रिशिएटिंग इंडिया। जो हम एंड वी आई पर्सनली नेवर गॉट अफेक्टेड बाय कि मैंने इंडिया का जर्सी डाला है। आई वाज वेरी प्राउड टू वेयर इट। और वॉक करो, लोग देख रहे हैं, स्पेशली वहाँ जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि वो जो फीलिंग आप चल रहे हो एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ यू, एवरी मोमेंट इज गोइंग ऑन विथ यू। तो मतलब वो सब ये चेंजेस हुए हैं। दिस इज व्हाट चेंजेस एक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को लेकर थ्रू आउट द 10 years जो ये जो चेंज ना, ये चेंजेस हुए हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो, आई वुड से। सो बेसिकली इंडिया में जैसे कुछ विजनरी पर्सन थे तो उन्होंने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते गए, तो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ तो एथलीट भी क्रिएट हुए, एथलीट क्रिएट हुए तो ऑब्वियसली डिमांड ऑफ फिजियोथेरेपी इंक्रीज्ड। यस, अगर फिजियोथेरेपी इंक्रीज हुए तो ऑब्वियसली अदर स्ट्रीमलाइंस ऑफ डॉक्टर्स जो है उनकी भी डिमांड आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जब कोई प्लेयर खेलता है तो ऑब्वियसली बॉडी एनाटॉमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेयर एंड टेयर तो होता ही है, राइट? But out of the context, this might be an insult, but this is a very vital question actually. जैसे डॉक्टर है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिसिंग में उनकी जो इनकम होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्या फिजियोथेरेपी का इनकम एक्चुअली में मैच करता है और थोड़ा उनको डिमोटिवेटिव हो जाते हैं? ये भी काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ या फिर एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि जो ये इनकम वाइज फिजियोथेरेपी का इतना हो जाता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर का इतना हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि again I don't know whether I'm sounding correct in this or not, but you know what I understand in this, कि it's like a male and female discrimination. So male and it's not a discrimination actually. Male can do male work, female can do female work. They can do both of their work. There is nothing wrong. But जैसे वो चीज़ होती है ना कि फीमेल का सैलरी कम होता है, मेल का सैलरी ज़्यादा होता है, आई थिंक कुछ ऐसा ही है वो। मतलब उसमें देयर इज नो क्वेश्चन, शायद पहले से वैसे ही चलता आ रहा है, तो किसी ने वो क्वेश्चन किया नहीं है, किसी ने कोई वो चीज़ों को रेज ही नहीं किया है। मतलब ऐसे क्यों, ऐसा तो हमको भी ज़्यादा मिलना चाहिए। सो व्हाट इफ यू आस्क मी, व्हाट आई बिलीव वन थिंग, एज फार एज यू डू योर थिंग्स राइट, यू कैन अचीव वन टारगेट, रीच वन थिंग। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हाइप है। इफ यू गो टू वेयर हाउस यू विल गेट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आई वाज वाचिंग वन वीडियो, आई थिंक यूट्यूब पे, आई डोंट रिमेम्बर, कहीं तो वो एक मोबाइल क्रिएटर था, मोबाइल मैन्युफैक्चरर था। उन्होंने एप्पल का 16 Pro Max उठा के क्राउड को पूछा कि ये कितने में होगा, आप मुझे बता दो। क्राउड में सब लोग अपने अपने नंबर्स बता रहे हैं कि ये है वो है, मतलब ये $10 का मोबाइल है। आई मीन कैन यू इमेजिन $10 का 16 Pro Max? तो यही है, वेयर हाउस में आप जो चीज़ें लेते हो वो शायद इतनी हो सकती है, बट अब ब्रांड बन जाती है तो ब्रांड का प्राइसिंग डिफरेंट हो जाता है। मे बी इट कॉस्टिंग सम $1,200-$1,400, जो प्राइसिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी और मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी शायद वही है कि आज जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे लेवल पे है, शायद हम एक्स अमाउंट कमा रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जूनियर है वो शायद हमसे बहुत कम कमा रहा है। बट जो हमारे सीनियर्स हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, वो हमारे से 50 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मे बी डेस्टिनी, इट्स मे बी नॉट इवन कंक्लूडेड एनीथिंग, इट्स जस्ट हाउ इट इज गोइंग। वैसे आपका हार्मिलान बेन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आउटस्टैंडिंग है। हार्मिलान बेन्स के साथ भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ पैशनेट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी नो व्हाट टू डू। ऐसा नहीं है कि शी इज़ ब्लैंक, शी इज़ डिटरमिन्ड। सो हम काफ़ी डिस्कशन करते थे और बैठ के बातें करते थे कि अभी आगे क्या करना है।
मेरा पहला जो वो हरविलन के साथ इंट्रोडक्शन हुआ ना, वो कुछ ऐसा था, मैं एथलेटिक फेडरेशन में था और एथलेटिक फेडरेशन वालों ने मतलब एज अ टीम के लिए टीम फिजियोथेरेपिस्ट था, सो आई वाज जस्ट अपॉइंटेड. इट वाज माय फर्स्ट मंथ एंड आई एम लाइक गेटिंग अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कोच, इंटरनेशनल कोच जो हमारे टीम का ही पार्ट है, मिस्टर स्कॉट साइमन. उन्होंने भी मुझे बताया कि लाइक शी इज़ वन ऑफ द वाइटल प्लेयर फॉर द टीम एंड शी इज़ अ क्लियर कट मेडल विनर इन आर आई मीन फॉर द कंट्री. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, शी इज़ रनिंग थ्रू इंजरी, शी हैड इंजरी, नी इंजरी थी, सर्जरी करवाई थी, अभी आगे क्या कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा जर्नी, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन होते हैं ना मेरे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं. क्योंकि वो टाइम पे मैं एक्चुअली जिनसन जॉनसन को ट्रीट कर रहा था. वो उसके पहले का जो टाइम था ना, मेरा जिनसन जॉनसन को ट्रीट कर रहा था. और जिनसन को जब मैं ट्रीट कर रहा था ना, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आई यूज टू बी वेरी फोकस इन वन पर्टिकुलर पर्सन. मतलब अगर मैं ग्रुप को ट्रीट करना है ना, तो ग्रुप को भी देख रहा हूँ, तो मैं 10 लोगों में एक को बोलूंगा, फिर 9 लोगों पे ध्यान नहीं होता मेरा, फिर दूसरे को बोलूंगा तो दूसरे 9 छूट जाते हैं. सो वो टाइम पे मैं जिनसन जॉनसन को ट्रीट कर रहा था और ट्रीटमेंट के टाइम पे हरमिलन हैड कम टू मी एंड शी आस्क्ड मी, भैया ये चीज़ें करनी है. तो मैं ओके ओके, मेरे पास टाइम अभी फिलहाल तो नहीं है, जब मैं मिल जाएगा मैं बता दूँ. सो शी एक्चुअली टोल्ड मी दिस एंड आई स्टिल लाफ ऑन दिस थिंग कि कैसा टाइम था. कि मैंने वो चीज़ को वो टाइम पे एक्नॉलेज नहीं किया एंड शी टीज मी फॉर दिस कि you were so busy treating Jinsen and again Jinsen is also very kind of punctual person, so and nice man, so he's like कि भाई आप देख लो, आपका एक बार हो जाए, फिर हरमिलन को भी देख लेना. एंड देन वी स्पोक, हरमिलन के साथ बात हुआ एंड kept on talking till Asian Games कि अभी क्या करना है, इसमें क्या करना है, अभी ये she used to take advices, she used to follow कि क्या करना है, and then she used to actually follow. जो बोल दिया वो करना है. So that's how was with Harmilan Bains. डॉक्टर विराज, अविनाश साबले एंड पारुल चौधरी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था यूएस कैंप में? सो बेसिकली अविनाश साबले एंड पारुल चौधरी ये हमारे स्टिपल चेस के डोमिनेंट प्लेयर है. मतलब ऐसा समझ लो कि अगर इंडिया की टीम से ये एथलीट आ चुके हैं, अगर स्टिपल चेस में एंट्री कर चुके हैं, देन वो जो नंबर के रैंक है, उनके रैंक है, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी डिस्कस करो, बाकी वो रैंक उन्होंने ले लिए है. इतने डोमिनेंट प्लेयर है, इतने स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन प्लेयर है दोनों. उनको तो मैं 2022 से देख रहा हूँ. और अविनाश तो वेल हमारी स्टेट से है, महाराष्ट्र से. सो इज अ क्वाइट इनोसेंट बॉय आई वुड से, बट स्ट्रॉन्ग मैन. सी कितना कंट्रोवर्सी में जब मैं बता रहा हूँ, इनोसेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैन. इनोसेंट इन द सेंस ही ओपन्स हिज हार्ट आउट. जब भी बात करनी है, सब कुछ दिल से, एवरीथिंग इज ये ऐसा है भैया, ये ऐसा है भैया, ये सब चीज ऐसा चल रही. बट जब गेम आती है तो उसके जैसा मैच्योर कोई नहीं वापस. तो वैसा अविनाश साबले. और इफ आई टॉक अबाउट पारुल चौधरी, शी इज सो डाउन टू अर्थ, शी इज सो मच इनटू लाइक कि मतलब ऐसा कोई माइंड में होगा ही नहीं, उसको आप जो बात करते जाएंगे सब अपने बारे में सब बताएगी, और मुझे क्या करना है, कैसा प्लान है, एंड शी जस्ट एज इट इज फॉलो द प्लान, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग. सो या. और अमेरिका में तो जब मैं लोग के साथ था तो इन्होंने अपनी गेम्स को बहुत ही ऊपर ले ली थी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड से एशियन गेम्स विनिंग मेडल्स ले लिए वो लोग ने, उसके बाद वो लोग का टारगेट था कि जितना हो सके इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड बनाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओलंपिक पोडियम में एज ए इंडिया को स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा कर दे. सो दैट्स व्हाट दे बोथ वर. वैसे जर्मनी में जब आप स्केप्टिकल थे कि आप जर्सी पुट ऑन करें कि नहीं करें, तो उसका रीज़न क्या था? क्या वहाँ पे कुछ वहाँ की पॉलिटिक्स कुछ था, या फिर प्लेयर्स के ऊपर कुछ था, या फिर साइकोलॉजिकली कुछ था, क्या था? या ऐसा कुछ वहाँ की तरफ से कोई कुछ था ही नहीं, साइकोलॉजिकल था. बट हम लोग वो चीज़ को अपने आप को इतना मोल्ड कर देते कि वो फिर हम लोग उस तरह से चले जाते हैं. देन वी थिंक कि हम ये चीज़ कर लिया, अगर ये चीज़ कर ली तो लोग पॉइंट आउट करेंगे, ओ दैट इज, ओ दिस आर इंडियंस, ओ. तो वो टाइम भी ऐसा था ना कि मतलब मैं 2011 की बात कर रहा हूँ कि वो टाइम तो ऐसा ही था
कि इंडियंस को इतना वैल्यू नहीं करते थे। जो आज इंडियंस को वैल्यू करते हैं, आज जो ग्लोबली इंडिया को स्टैंड है, वो 2011 में आई फील इट वाज नॉट दैट मच, वी वर ऑलवेज अंडरडॉग। वैसे सर, लतिका भंडारी जी का जो किकिंग एंड पंचिंग की जो पावर है उसको भी इंक्रीज करने में आपका हाथ था क्या? Well, not completely, to be very honest, because Latika Bhandari herself is a very good and great player throughout her time. मेरा लतिका जी से मिलना हुआ था when she was into coaching also. So उन्होंने taekwondo में कोचिंग चालू कर दिया. Then she's been player also. She's been a world player, like she played with a great efficiency at international level also. बट जैसे कि छोटी छोटी इंजरीज के लिए डेफिनेटली लतिका जी को ट्रीट किया है मैंने और हेल्प किया है फॉर आर एंकल इंजरीज, फॉर अ शोल्डर इंजरी। आई वोंट से इट्स अ इंजरी, बट जैसे कि स्पोर्ट्स में वेर एंड टेयर तो होता ही रहता है, तो एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है थ्रू आउट द टाइम ऑफ प्रोसेस खेलते खेलते। एंड देन फॉर दैट few couple of reasons she has approached me, and yes, I get to treat her, and yeah, she's been always lovely and humble person, because जब ये मतलब मेरे पूरे डिस्कशन में आपने नोटिस किया होगा कि मैं प्लेयर के बारे में ये मेंशन करता हूँ कि प्लेयर हम्बल है, प्लेयर डाउन टू अर्थ है, ये सारे प्लेयरों में नहीं मिलता है। कुछ कुछ प्लेयर बहुत एरोगेंट होते हैं, कुछ कुछ प्लेयर बहुत ही स्मूथ होते हैं, मतलब दे आर वेरी नाइस टू डील विथ। सो या दिस आर द आई वाज लकी टू हैव ऑल दिस प्लेयर जो मेरे साथ काफ़ी अच्छे रहे। तो ऐसा भी कोई प्लेयर था जिसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा बनी नहीं? आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मतलब ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे साथ कोई प्लेयर ने ऐसे कोई बैड बिहेवियर तो नहीं किया है, बट मैं इंसिडेंट काफ़ी सुनता था लोगों के मुंह से कि प्लेयर एरोगेंटली बिहेव करते हैं किसी के साथ, स्पेशली फिजियो टीम के साथ। ऐसे कभी मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ है, बट या बस मैंने सिर्फ किस्से सुने हैं। तो अगेन आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू जज एनी वन ऑफ देम, बट यस, किस्से सुने तो जैसे हम लोग मानते हैं कि इट्स ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट, तो रहा होगा कुछ तो ब्लैक रहा होगा किसी की लाइफ में, तो यस। जैसे हाई प्रेशर काम के लिए आते हैं, कभी किसी प्लेयर को जल्दी ट्रीट करना होता है, बहुत प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर वाली सिचुएशन में आप क्या करते हैं? वेल, प्रेशर वाली सिचुएशन में तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आपका फाउंडेशन अगर क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार एज अ मतलब एक सिंपल सा एक लॉजिक ले लो कि अगर मुझे फीवर आया है तो मुझे सोचना ही नहीं, एंटीपायरेटिक ड्रग है, कोई भी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, अगर मुझे फीवर आया तो डॉक्टर क्या बोलेगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं देगा या फिर मुझे कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देगा, फीवर है एंटीपायरेटिक ड्रग ले लो, सिंपल लॉजिक है। तो जब भी कोई प्लेयर ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग के टाइम पे रहता था ना, हम लोग अपना बेसिक्स पे रहते थे। हम चीज़ जैसे बेसिक्स बता दूँ तो बहुत सिंपल है कि प्लेयर को इंजरी कैसे हुई है, तो एक रफ आइडिया आ जाती है कि अगर ये इंजरी इस तरह से हुई तो ये एरिया इन्वॉल्व है। हम लोग डायरेक्टली वो एरिया को एड्रेस करना चालू करते थे, और बहुत सिंपल हमारी पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रहती थी। वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू विद ऑब्जर्वेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड विद प्रैक्टिस आप ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रांगली एक्वायर करते हो आपके अंदर कि इट्स लाइक अ मैजिकल पावर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको नॉलेज है बट आपको एक्सपीरियंस के साथ इतना अच्छे से पता होता है ना कि आप प्लेयर को ये हुआ है। द ब्रेन वर्क्स विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, नॉट इवन अ फ्रिक्शंस, लाइक कुछ पावर ऑफ लाइट, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप प्लेयर को दूर से देख के बोल दोगे कि इसको मसल्स इंजरी हुई है, लिगामेंट इंजरी है, टिश्यू इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, आप देख के बता दोगे। फिर वहाँ से आप अपनी जब एग्जामिनेशन कर दोगे ना, तो आपके पास कॉन्क्रीट सॉलिड प्रूफ्स रहेंगे। बस वही चीज़ बेसिक के साथ आप पेशेंट को एग्जामिन करो और डिसीजन लो। बट फिजियोथेरेपी को लेके ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। जैसे एक चीज़ है कि लोगों की जो सोच है ना,
उनको ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी इज ओनली फॉर द मसाज, बाकी जो भी ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर करते हैं। जी जी। सो स्पोर्ट्स में हाउ डू यू सी इट, नॉट ओनली स्पोर्ट्स आल्सो इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस? क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं अगर मतलब थ्रू आउट द टाइम मैंने देखा है ना, जैसे मेरे टाइम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस रही है, खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया ये चीज़ को कि लोग आके बोलते हैं जब मैं मतलब शुरुआत में मैं जब पेशेंट को ट्रीट करता था, जैसे मैंने बताया कि मैं डाइवर्स प्रैक्टिस की है, मैंने ऑर्थो को भी देखा है, मैंने न्यूरो को भी देखा है। तो मुझे याद है मेरे को एक होम विजिट्स मिली थी, तो मैं होम विजिट के लिए जा रहा था, तो वो घर में लिफ्ट नहीं थी, तो मैं घर ढूंढ रहा था कि ये पेशेंट का घर कहाँ है। तो मैंने कुछ कॉल्स लगाए पेशेंट फैमिलीज़ को, तो बोला उन्होंने बोला कि आप कहाँ हो। मैं बोला ये बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। तो वहाँ से बालकनी से वन लेडीज़ लुकिंग एट मी, तो बोला आप ही हो ना मसाज वाला, आप ही हो ना मसाज वाला, हाँ इधर इधर सेकंड फ्लोर पे आ जाओ आ जाओ। तो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, पहले समझ रहा हूँ कि मुझसे ही बातें हो रही है कि नहीं। फिर मैं बोला चलो ठीक है, मे बी शायद शी इज़ ओल्ड लेडी, शी डोंट नो व्हाट इट इज़। मैं अंदर आया, तब तक वापस वो लेडी मुझे सामने ही खड़े थे मेरे, और उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को बताया आओ मसाज वाला आ गया है। तो ये बट ये आई विल से कि ये आई मीन अवेयरनेस नहीं है, वो हो सकता है, बट देन मैं ट्रीट कर रहा हूँ और मैं अपने आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं मसाज नहीं देता, मैं मसाज वाला नहीं हूँ। बहुत ही फनी था वो इंसिडेंट, बट मैं मसाज वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो जस्टिफाई करना था कि आपके घर पे जो ट्रीट करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मसाज वाला नहीं है, और मैं मसाज नहीं करता। क्योंकि ऐसा हो जाए कल उठ के सोचे कि यार ये मसाज वाला है, इसने मसाज क्यों नहीं किया। ऐसे भी इंसिडेंट हुए मेरे साथ, पूरी ट्रीटमेंट देने के बाद सर आपने मसाज तो नहीं किया। तो मैं बोला मैं मसाज तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो मसाज थेरेपिस्ट हुई ही नहीं। तो बोले फिर आप क्या काम किया? अब क्या काम किया मतलब दैट वाज आई मीन स्पीयर पियर्सिंग माय हार्ट। आई वाज लाइक ओह गॉड कि मैंने फिर इतनी पढ़ाई क्यों की है। तो आई मीन ठीक है, मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव है, बट यस मसाज थेरेपिस्ट टाइम के साथ चेंज हुआ, लोगों को समझ में आया कि मसाज थेरेपिस्ट अलग होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं। वैसे डॉक्टर विराज, आपने बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम किया है एंड इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो आपने क्या नोटिस किया है कि इंडियन की जो एथलीट्स हैं उनकी जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स इंजरी प्रिवेंशन, उनकी अवेयरनेस अच्छा है? हाउ डू यू सी इट? दूसरे प्लेयरों से अच्छी है। दूसरे प्लेयर इन द सेंस इंडिया के जो दूसरे प्लेयर्स है, जो दूसरे लेवल के प्लेयर्स है, उसके लेवल से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो टाइप का सराउंडिंग, वो टाइप का वेदर, वो टाइप का एटमॉस्फेयर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स आपके सराउंडिंग में है, तो इट्स क्वाइट हैंडी फॉर देम कि एवरीबडी इज अंडर वन रूफ। एक ऐसा कैंपस है, इफ़ यू कैन कंपेयर, इंडिया के पास ऐसे ऐसे कैंपस है, साई इटसेल्फ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैंपस जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के साथ खड़े होते हैं। मतलब अगर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सकता है, बट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप अमेरिकन्स और यूरोपियंस कंट्री के साथ खड़े हो सकते हो। अभी जब ये मैं बोलता हूँ, दैट डजंट मीन कि यू नीड एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेरिकन्स एंड यूरोपियन कंट्रीज, बट इट इज व्हेन आई एम सेइंग दिस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर इंडियन एथलीट्स। अप्स एंड डाउन कुछ भी हो सकते हैं किस लिए, बट अगर आप पुरानी साई की बात करो, साई का जन्म हुआ था 1984 में या 87 में, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, 87 में आई थिंक, 84 उसका एक फर्स्ट थॉट था और 87 से साई का जन्म हुआ। बट वो टाइम से लेकर अगर आप जब जर्नी देखोगे ना 2014-15 की, साई ने एक बहुत अच्छा जगह बनाया है, अपनी जगह एज अ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर इंडियन एथलीट। तो डेफिनेटली जो प्लेयर आउट ऑफ साई है, मतलब जो एक स्मॉल लेवल से नेशनल लेवल अचीव कर रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग और साई के प्लेयर के अंडरस्टैंडिंग में ह्यूज डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सराउंडिंग व्हाट दे आर गेटिंग। वैसे आपने कुछ नोटिस किया है कि एथलीट्स नॉर्मली जब खेलते हैं, छोटी छोटी इंजरी होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये छोटी छोटी जो इंजरीज होते हैं या छोटी छोटी
इंस्टेंसेस होते हैं उनको नज़रअंदाज करनी चाहिए? अगर उनकी जो सिचुएशंस की तरफ से उनकी तरफ से देखा जाए, अगर प्लेयर की पर्सपेक्टिव से समझना जाए, तो ऐसा है कि आप क्या सिचुएशन में खड़े हो, ये सबसे बड़ी बात है। छोटी इंजरी बड़ी हो सकती है। अगर आपके पास कम टाइम है, आप कोई समझो कोई मैच में हो, कोई इवेंट में हो, आपके पास टाइम कम है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट आपके पास टाइम है, आपको पता है, प्रायोरिटाइजिंग जिसको बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग, तो वो प्रायोरिटाइजिंग जो प्लेयर्स होते हैं वो यंग बच्चे होते हैं, 17 से 20 साल के 21 साल के बच्चे होते हैं। ये जो प्रायोरिटाइजिंग डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो स्पोर्ट्स उन्हें देता है, उनको बताता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर कोई इवेंट ऐसी है जो बहुत बड़ी है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको वो छोड़ना ही नहीं है। और कोई ऐसी इवेंट आती है कि जो टाइम है, एक छोटी इवेंट एक बड़ी इवेंट है, आपको पता है कि आप बड़ी इवेंट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, तो छोटी इवेंट के लिए आप अपनी इंजरी को इग्नोर करके खेलो और इंजरी बड़ी हो जाए, और फिर जब बड़ी इवेंट आए तब आप फेल हो जाओ, तो आपका डिसीजन गलत हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेयर टू हैव दैट स्मॉल लाइन टू जज देमसेल्फ कि इंजरी को इग्नोर किया जाए या इंजरी को ट्रीट किया जाए। इसका मतलब आई विल कोरिलेट टू द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ कि आपने जैसे बोला कि Yes. एक लेवल पे जब आ जाते हैं तो उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से अगर प्लेयर करेक्ट मीडियम के साथ कनेक्ट हो जाए, देन उनकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। राइट। सो अगर मैं स्पोर्ट्स को थोड़ा सा साइड करके नॉर्मल लाइफ पे आऊँ, तो हम लोग जैसे रनिंग करते हैं या फिर जिम करते हैं, बॉडी एनाटॉमी के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें रनिंग या जिम करते टाइम में थोड़ा अवेयर होके एक्सरसाइज करें? सो अगर आप स्पोर्ट्स से भी बाहर आ जाते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। आप जिम एक्टिविटी करते हो या आप रनिंग करते हो या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, एक रिक्रिएशनल के लिए भी काफ़ी सोसाइटी में देखा गया है कि लोग जस्ट फॉर हैप्पीनेस, जस्ट फॉर कीप देम सेल्फ एक्टिव खेलते रहते हैं। तो आप जब कोई भी चीज़ एक्टिविटी करते हो, उसकी सही तरीका होता है, सही टेक्निक होती है। आई रिमेंबर, आई जस्ट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो इन दिस कि ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड में जिम एक्टिविटी मेरे लिए, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, इवन आज भी मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो जब मैं एक्सरसाइज करता था तो तभी कोई सिखाने वाला नहीं था या बताने वाला नहीं था कि इसकी टेक्निक क्या है, इसमें किस तरह से किया जाता है। तो राइट टेक्निक, आप जब राइट टेक्निक पे आते हो ना, तो आप कितना भी वेट ले लो, कितनी कैसा भी कर लो, आपको इंजरी के चांसेस नियर टू नन हो जाते हैं। बट अगर आप छोटा वेट भी ले लो, आपकी टेक्निक गलत है ना, तो आपको इंजरी तभी भी आनी है। सो इवन इफ यू आर डूइंग एनी जिम एक्टिविटी, रनिंग एक्टिविटी, आपकी टेक्निक गलत है, आपके वो एजुकेशन नहीं है। आई वोंट से you need to get the whole full certification learning course for this thing, but at least have some basic idea कि आप कुछ करने जा रहे हो तो उसको कैसे करें। अगर सो इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन बनेगा और लोग मुझे बोलेंगे, अरे भागने के लिए तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, भागने के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए? लेकिन भागने के लिए भी अगर आप रिसर्च समझोगे, अगर हम इंडियंस रनर को देखें तो पहले बेयरफुट रनिंग होती थी। मिल्खा जी ने जो रनिंग की थी, एक बहुत फेमस मूवी हुई भाग मिल्खा भाग, उनमें बताया गया कि मिल्खा जी एक्चुअली बेयरफुट रनिंग करते थे। इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी, नॉट दैट पर्टिकुलर मूवी को लेके, बट बेयरफुट रनिंग के ऊपर एक रिसर्च हुई थी कि बेयरफुट रनिंग इज योर एक्चुअल राइट वे ऑफ रनिंग कंपेयर टू रनिंग इन बूट्स। बूट में जब आप रनिंग करते हो, बूट में आपको ग्रिप मिलती है, लेकिन आपका जो पैर का जो स्ट्रक्चर है वो मोल्ड हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। बेयरफुट रनिंग इज गिवन, आई मीन द ओपन फ्लैरिंग ऑफ फिंगर्स, जिस तरह से ग्रिपिंग होती है, जिस तरह से भागना होता है, आपका फोर्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ब्यूटीफुली बॉडी के तरफ आ जाता है कि आपका इंजरी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आप अग्रेसिव खेलो, इंजरी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, बट आप बहुत ही परसेंटेज से बच जाओगे। तो
ये जो चीज़ है बहुत छोटी चीज़ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई शूज़ विदाउट शूज़ भागेगा। आज ऐसे साइंस डेवलप हुए हैं, ऐसे शूज़ बने हैं जिसमें आपका पैर अच्छे से स्नगल फिट होता है, अच्छे से ब्यूटीफुली वो फिट होता है और आपको भागने में हेल्प करता है, जो कोई दूसरी डिफॉर्मिटी क्रिएट नहीं करती। शू एंकल इंजरीज, फिंगर इंजरीज, नी इंजरीज, बिकॉज ऑफ दैट इट्स चेन कनेक्ट, तो वो नहीं होती। सो दैट इज वेयर आप कुछ भी कर लो, करेक्ट टेक्निक, राइट गाइडेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड विदाउट ईगो करते रहिए। अगर मिल्खा जी इतना भाग रहे हैं तो मैं तो इतना नहीं भाग सकता, दैट्स नॉट माई कैपेसिटी, बट आई कैन ट्राई every second, every centimeter I can work on it. Maybe I can run. जैसे कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे जिम हो या स्पोर्ट्स हो, उसमें स्ट्रेचिंग का क्या रोल रहता है? नॉर्मली हम लोग जैसे फिजियो से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले स्ट्रेचिंग करना होता है, उसके बाद कोई भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी करें ताकि बॉडी गर्म हो जाए। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, इसका साइंटिफिक क्या रोल है? ओके, इसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, इसमें हम लोग प्री एक्टिवेशन भी बोलेंगे और वार्म अप टेक्निक्स भी बोलेंगे, जिसमें मसल्स को आप प्रिपेयर करते हो, रेडी करते हो, जॉइंट्स को रेडी करते हो कि आप एक्चुअली क्या करने वाले हो। बहुत जगह पे आपको बताया जाता है कि अभी आपको वार्म अप करना है, फिर ये एक्सरसाइज करनी है, देन आपको कूल डाउन करना है। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे ना कि आपको वार्म अप करना है, जब आप वार्म अप करते हो आप मसल्स को मूवमेंट करते हो, इट्स अ डायनामिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग करते जाते हो, देन योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, द ब्लड सर्कुलेशन गश टू योर मसल्स, जॉइंट, टिश्यू, एंड वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी जब ये यंग एज में होते हैं, और आई एम फ्रॉम द सेम जोन। मैंने भी वो गलतियाँ की है लाइफ में, बट टचवुड मुझे वो इंजरी नहीं हुई बैक इन दोज डेज के चीज़ें चली गई, बस इंजरी से बच गया। बट जो भी ये चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ समझ रहे हैं, उनको मैं इतना तो एटलीस्ट एडवाइस करना चाहूँगा कि कीप वार्म अप, कूल डाउन इन योर प्रोग्राम। सो जब ये ब्लड सर्कुलेशन आपके जॉइंट्स में, टिश्यू में होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, they are ready to take load। आप जिम में जब जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको बोला जाता है कि अभी आप 5 kg का वेट लीजिए, सेकंड सेट में 10 kg का वेट लीजिए, थर्ड सेट में 15 kg का वेट लीजिए। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। nobody in the gym can enter and start with their third set as a first set without doing any warm up। कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ट्रेंड एथलीट क्यों ना हो, nobody can start with their final set as a first set, because आप जब भी सर्कुलेशन जॉइंट में नहीं होता है, योर जॉइंट आर नॉट एक्टिव, एंड वो जब लोड जाता है लिगामेंट पे, मसल्स पे, देयर इज अ चांस कि इट कैन डिसरप्ट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूटी, और वहाँ से आपको इंजरी हो सकती है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो वार्म अप का वही रोल है, आपका मसल्स को, लिगामेंट को, जॉइंट को, ब्रेन को, मसल्स कोऑर्डिनेशंस को प्रिपेयर करना कि आगे आने वाले सिचुएशन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट विथ योर बेस्ट एबिलिटी। बट जिम की अगर मैं बात करूं, वार्म अप तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट ये कूल डाउन आपने बताया, बहुत बारी मैंने देखा है, एंड इट इज़ अ 99% केस है, जिम करने के बाद कूल डाउन यूजुअली नहीं करते हैं। कूल डाउन के नाम पे नॉर्मली क्या होता है कि या तो ब्रिस्क वॉक होता है या तो फिर साइकिलिंग होता है। तो आप थोड़ा सा डिकोड करें कि कूल डाउन क्या होता है एग्जैक्टली और क्या प्रोसेस है? अभी कूल डाउन को अगर आप समझो ना, तो इट्स योर हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। यू कम फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। वहाँ अगर आप कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो, तो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में भी अगर आप नोटिस करो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहे, भाग रहे हो उसके टाइम पे, सो यू एक्चुअली डूइंग कूल डाउन। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ट्रेडमिल पे इतनी स्पीड पे था, मैक्सिमम स्पीड पे, वहाँ से मैंने 2 से 5 मिनट कूल डाउन किया, मेरा हार्ट सेटल हो गया। आपका हार्ट सेटल हो गया, उसके बाद की स्ट्रेचिंग का क्या, क्यों करनी होती है स्ट्रेचिंग? सो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि मैंने ट्रेडमिल पे मैं भाग रहा था, फिर मैंने कूल डाउन में ब्रिस्क वॉकिंग किया,
माइल्ड वॉकिंग किया, मेरा हार्ट नॉर्मल पंप करने लगा, मैं रेस्टिंग हार्ट रेट पे आ गया, मेरा कूल डाउन हो गया। बट उसके बाद स्ट्रेचिंग का क्या? तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद भी करते हैं, इवन कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के बाद भी करते हैं। स्ट्रेचिंग का रोल ऐसा है कि जब आप एक्टिविटी करते हो, जब कोई भी एक्सरसाइज करते हो, 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि क्रेब्स साइकिल करके, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके, सबने पढ़ा है कि ये बुक में आता था, लेकिन वो बुक का पेज चला जाता था, पढ़ के चला जाता था, हम लोग स्कोर कर लेते थे, हो गया, ऑक्सीडेशन वहीं खत्म हो गया। बट ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, कुछ भी एक्टिविटी करो, काम करो, चलता रहता था। तो एक्टिविटी जब आप करते हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होती है, जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है, आपका एटीपी, एडीपी, जब एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम्स चेंज होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो रहते हैं मसल्स में, क्योंकि उसको फिर क्लीन कौन करेगा? वो क्लीन हम ही करेंगे। बॉडी को हम बताएं कि भाई तुम्हें क्लीन करना है, तभी तो क्लीन करेगा, नहीं तो अपने आप तो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बनी नहीं है। वो हमें बतानी है कि स्ट्रेच करो, व्हेन यू स्क्वीज योर मसल्स इट ड्रेन्स आउट दोज डर्टी वाटर फ्रॉम दैट ड्रेंच क्लोथ। ऐसे मसल्स को स्क्वीज करने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद, whatever the pain chemical substance are there, lactic acids are there, it comes out, it goes into your lymphatic systems, it been absorbed by your lymphatic systems, travel through your blood streams, changes होते, then धीरे that is your cool down that, and यहाँ से काफी दूसरा ट्रांजिशन भी है, मतलब लोग एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन कनेक्ट हो जाता है, लोग बोलते हैं मैंने तो 1 घंटा इतना अच्छा जिम किया है, उसके बाद अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप जिम 1 घंटा करते हो या 45 मिनट्स करते हो, 24 घंटा तो कुछ नहीं करते। 24 घंटे अगर आपने डाइट नहीं किया अच्छे से, या न्यूट्रिशन अगर बॉडी को सप्लाई नहीं किया, आपका 1 घंटे जिम का, 45 मिनट जिम का तो जीरो फायदा। आपने तो वेर एंड टेयर कर दिया बॉडी को, गाड़ी को चला ली, पेट्रोल डाला नहीं, गाड़ी खराब हो गई, तो न्यूट्रिशन कौन डालेगा? तो वहां से वो दूसरी जर्नी चालू हो गई। क्या मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर या फिर एक्यूप्रेशर सच में काम करता है बॉडी पे, या फिर इट्स जस्ट शोबाजी या दिखावा है? नहीं, ये सारी चीजें काम करती है, अगर वो चीज सही टेक्निक से, सही जगह पे, सही वक्त पे हो गई तो। एक बहुत ब्यूटीफुली सेइंग है, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। जब भी सही वक्त पे सही चीज की गई ना, तो वो काम करती है, और वो एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बोले कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को यहाँ कूल डाउन का पार्ट आता है, कूल डाउन ठीक से कर नहीं पाया, ओवरलोड हो गया मसल्स। हम एज अ कोच, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ प्लेयर हिमसेल्फ, दे डोंट नो कि कितना मैक्सिमम खींचना है। फॉर देम जितना वो कर सकता है इतना मैक्सिमम वो खींचेगा। जब वो मैक्सिमम अपने आप को बर्नआउट करता है तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं। उसने स्ट्रेचेस भी कर लिए। अभी हम लोग ने प्रोटोकॉल बना के, रिकवरी प्रोग्राम बना के दे दिया कि आपको 3 टाइम्स स्ट्रेचिंग करनी है, 4 टाइम्स स्ट्रेचिंग करनी है, 2 टाइम्स आइस बकेट है, यू हैव टू टेक मसाज ट्वाइस अ वीक, सब बन जाता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम बन जाता है। बट जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ गिविंग माई हंड्रेड्स ऑफ थिंग, 101 बार का एक सेशन है जो वो करना चाहिए, जो मैं भी बता नहीं पाया हूँ, जो मैं समझ नहीं पाया हूँ, या फिर मेरे प्लेयर ने, मैंने बताया 101 बार लेकिन वो उसने किया नहीं, 100 टाइम उसने बोला सर मैंने सब कुछ किया है, लेकिन वो 101 बार, जो एक बार भी वो नहीं करता, वो टाइम पे उसके नॉट्स बॉडी में क्रिएट हो गए, या फिर मसल टाइटनेस हो गई है, या फिर लिगामेंट इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो वो टाइम पे सही वक्त पे एज अ एक्सपर्ट आपको क्या करना है, क्या जरूरत है, गो विद द स्मॉल थिंग, गो विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। कि मेरे पास कोई प्लेयर आएगा, उसको इमीडिएटली मैं सर्जरी नहीं करने बैठ जाऊंगा, या कोई भी सर्जन सर्जरी नहीं करने बैठ जाएगा, पहले चेक करेगा क्या जरूरत है। अगर इसको स्ट्रेचिंग की जरूरत है तो मैं पहले स्ट्रेचिंग दूंगा, स्ट्रेचिंग से फायदा नहीं हो रहा है फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है इसको मसाज, हाँ ठीक है मसाज दो, मसाज से फायदा नहीं हो रहा है चलो अभी कपिंग दो, अच्छा ठीक है अभी कपिंग नहीं हो रहा है इसे एक्यूप्रेशर दो, एक्यूपंक्चर दो, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर दो, तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। उसके बाद रोल आता है कि चलो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, फिर वहाँ PRP, ग्रोथ फैक्टर, वो उसका रोल, फिर उसके बाद आप MRI, और उस MRI के बाद अंदर क्या हुआ है, इंजरी क्या है, इंजरी इतनी बड़ी है तो कौन सी है, फेशिया की है, मसल्स की है, कौन से लेवल पे। यू सी क्रोनोलॉजी कितनी डाइवर्स है, कितनी
एक लेवल से 0 लेवल आपको 100 लेवल तक जाने के लिए कितना टाइम प्लेयर को सफर करना पड़ता है। तो प्लेयर लाइफ इज एक्चुअली टफ, बट उसके साथ वो ऐसे एक्सपर्ट हो जो ये सही चीज को सही वक्त पे यूज कर पाए। सो ऑल टेक्निक्स वर्क्स ब्यूटीफुली अनलेस इट्स यूज्ड इन अ राइट वे ऑन अ करेक्ट टाइम। आपने जैसे स्टार्टिंग से बोला था कि प्लेयर जीत के मेडल जीत के आते हैं तो आपको बोलते हैं तो वी डिड इट, यू एम्फसाइजेस द वर्ड एज वी। तो मैं एक आपका कोई एक इंस्टेंस ड्रॉ करना चाहूँगा। आपको कौन सा ऐसा प्लेयर जो फर्स्ट हो, कौन सा ऐसा प्लेयर आके आपको ऐसा बोला था सर अगर आप नहीं होते तो शायद हम नहीं कर पाते एंड बिकॉज ऑफ यू हमने ये मेडल जीता? कौन था एंड क्या सिनेरियो था, क्या सीन था? यस, ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग सिचुएशन थी मेरे लिए। और जो हम थ्रू आउट द पॉडकास्ट में जो डिस्कशन किया ना, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये वो इंसिडेंट था मेरी लाइफ के लिए। ये सिचुएशन हुई थी, मैं साई में ही था, साई का ही टाइम था, मेरा फर्स्ट ईयर था साई में। और एक प्लेयर है, हर नेम इज सुदीक्षा, शी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर, शॉर्ट डिस्टेंस रनर है। और मुझे याद है कि नेशनल गेम्स आई थिंक नेशनल गेम्स या ओपन नेशनल गेम्स नज़दीक आ रहा था। तो वो टाइम पे वी वर ऑल प्रिपेयर्ड, मतलब शी वॉज फिट, एवरीथिंग वॉज क्लीन। टाइम आया, रेस का टाइम था, उसके पहले वीक का ट्रायल्स थे। शी रैन विथ फुल एफर्ट एंड शी गेव हर एवरीथिंग एंड शी हर्ड अ बिग नॉइस ऑफ टक फ्रॉम हैमस्ट्रिंग। ओके, अभी यहाँ से सिचुएशन, आई वॉज इन माई डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में साई में मैं बैठा था, कोच के साथ लड़की रोते रोते आई और इस पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। सो मैंने बोला कि एक बार हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमारे स्पोर्ट्स के डॉक्टर थे उनसे भी बात करेंगे, तो देखेंगे क्या आउटकम आता है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लियर कट कि देयर इज सम इंजरी इन हैमस्ट्रिंग, तो आगे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है कर लेते हैं। डॉक्टर ने भी चेक किया, बोले विराज टेयर तो पक्का है, अभी कितना टेयर है वो तो एमआरआई बताएगा। सो वी वर लाइक ओके चलो लेट्स सी, उसमें देख लेंगे। एमआरआई करवाया, उसमें अच्छा ग्रेड 2 टेयर था, ग्रेड 2 प्लस हाई इंटेंसिटी टेयर था, तो विच इज़ वेरी क्लियर स्टेटिंग दैट अगर ये लड़की भागती है तो 2 का 3 हो जाएगा, मसल्स पूरा सेपरेट हो जाएगा उधर से, एंड देन शी विल बी हैविंग अ गुड ईयर ऑफ रिहैब। तो और वो कुछ भी हो सकता है, वो सर्जरी में भी टर्न हो सकता है या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो सकता है, बट साल उसका खराब हो सकता था, ये सिचुएशन थी। तो आई वॉज लाइक फाइन, चलो ठीक है, अभी आगे क्या करना है। कोच मेरे पास आए और प्लेयर मेरे पास आई, बोला सर ये जो गेम है ना, ये जो इवेंट है ना, इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है, वी कैन नॉट लूज दिस, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप ऑन दिस इवेंट। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप देखो ग्रेड 2 प्लस है, मतलब ऐसी भी तो इंजरी नहीं है, 1 है या जस्ट फेशिया पुल है, थोड़ा डॉक्टर ने हाथ ऊपर उठा लिए है, डॉक्टर बता रहे हैं कि आई कैन नॉट गिव यू दैट गारंटी इन राइटिंग कि यू विल रन दिस रेस। टफ सिचुएशन थी। तो कोच ने बताया कि आप डिसीजन लो। अभी मी बीइंग अ डिपार्टमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे ऊपर भी एक सबसे सीनियर मोस्ट फिजियो थे जो रिसेंटली अभी रिटायर भी हो गए, एंड अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल लेडी शी इज़, द वे शी हैज़ ऑल्सो टॉट मी अ लॉट, बट अगेन नॉट डाइवर्टिंग द टॉपिक, कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, जिसमें उन्होंने बताया कि विराज व्हाट यू कैन डू। मैंने बोला मैम देखो लगता है कि शी जस्ट रन द रेस, शी हैज़ प्रैक्टिस, शी हैज़ गिवन हर ऑल आउट, कैन वी ट्राई। मैं बोला डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? मैं बोला येस मैम आई फील शी कैन। मैं बोला यू आर गोइंग अगेंस्ट द एवरी वन डिसीजन, यू आर नॉट गोइंग ऑन वन पर्सनस डिसीजन, यू आर गोइंग अगेंस्ट एवरी वंस डिसीजन। और ये प्लेयर कोई छोटा प्लेयर नहीं, ये कोई स्टेट लेवल का प्लेयर नहीं, ये नेशनल लेवल का प्लेयर है, एंड यू आर सिटिंग इन साई राइट नाउ। सामने पूरी टीम खड़ी है, पूरे लोग खड़े, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट एवरीवन सेइंग दैट कि चलो ये प्लेयर को मैं भगाता हूँ, यू आर टेकिंग द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक? मैम लेट मी ट्राई। बस वो सिचुएशन थी, हम गेम में गए, नो वंस लाइक इट,
nobody was happy, appreciated. In fact, लोगों ने शायद बोला होगा कि this is a very rush and egoistic decision. प्लेयर को लेके बोलो, कोच को लेके बोलो, फिजियोथेरेपी का डिसीजन बोलो. इट्स अ ब्लाइंड, इट्स अ मैड डिसीजन. आप प्लेयर की लाइफ को खराब कर रहे हो. आई वॉज सो मच इन प्रेशर इनसाइड माई हार्ट. आई नो कि मैं इसको कैसे मतलब इट वॉज ऑल इनसाइड. मैं किससे बात करूँ कि किससे इसका आउटकम क्या हो. सो मतलब आप करोगे क्या? आप जादू तो कुछ नहीं कर सकते. प्लेयर ने मेरे पास आके पूछा कि सर आप करोगे क्या, इंजरी है. तो बोला कि ट्रायल सोचो कि अभी तो मेन हम हीट्स करेंगे. हीट्स में आई विल पुट यू ऑन टेप. सो इट वाज अ स्पोर्ट्स टेपिंग एंड आई हैड अ डायनामिक टेप. सो डायनामिक टेप मैंने लगाई. और मज़े की बात देखो, शी इज़ अ फीमेल एथलीट. तो एक इंडिया में आज भी वो चीज़ है कि मेल और फीमेल प्रैक्टिशनर्स और फीमेल एथलीट्स होती है, तो वो चीज़ उनको थोड़ा टाइम लेती है. और मैंने ये चीज़ ज़्यादा चीज़ नोटिस साउथ में की है. अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीबडी इन दिस ऑल्सो, बट साउथ में मैंने नोटिस किया है कि फीमेल आर लिटिल मोर कंजर्वेटिव कंपेयर टू नॉर्थ साइड में, जो थोड़ा दे हैव देयर बाउंड्रीज ऑफ नॉट लेटिंग एनी मैन टच. तो वो मैंने मेरे टीम को सिर्फ गाइड किया कि कोई बात नहीं, इनको इस तरीके से टेपिंग करो, इस तरह से प्लेस करो. बस टेप हुई. शी वॉज ऑन हर स्टार्टिंग पॉइंट. गन शॉट हुई एंड शी फायर्ड हर रनिंग. इट वॉज अ ब्रिस्क ऑफ टाइम. शी फिनिश्ड फर्स्ट. इट वॉज हीट. शी वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई यार मैं तो भाग सकती हूँ, सब कुछ ठीक है. she had that watery eyes and she's looking at me, she's looking at the coach. अभी हीट हुई है, अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी मेन मैच बाकी है. बर्नआउट फील होना चालू हो गया. मैंने बोला अभी क्या करना है? सर मैं भाग तो सकती हूँ. मैंने हाँ भाग सकते हो. अभी मुझे भी कॉन्फिडेंट आ गया कि अगर ये मैच ने चेंज कर दिया ना विराज, then your life and her life is different. You will be taking serious from here now. So take your decision wisely. What do you think? प्लेयर को रुका के रखना है या प्लेयर को भगाना है? क्योंकि ये भी जरूरी है. यू डोंट वांट दैट प्लेयर टू लाइफ गेट रूइंड कंप्लीटली फॉर होल ईयर. एग्जामिन किया, मसल्स तो पोजीशंस में थे, मसल्स परफॉर्म कर रहे थे, मसल्स अच्छे से वार्म्ड थे, ब्लड सर्कुलेशन, शी वाज ब्रीदिंग नॉर्मली, शी वाज कॉन्फिडेंट. बट उसने एक चीज फील की थी, दैट बर्निंग सेंसेशन. सो शी वाज maybe 10-15% skeptical. I was full confident. मतलब अभी तो game on baby. It was like that. मैं बोला you will run. वो चीज़ हो you will run. She's like yes we can run. I can run. But ये बट चल रहा था उसके माइंड में. गेम चालू हुई. फाइनल मैच. गन शॉट. She fired. And she ran and we were just watching her run and it was a shout, screaming. Burning sensation is increasing. Gold, silver, and she finished the race. And that's where she came to me. Sir, we did it. But again that but came. I could have run and I could have made gold, but because of burning sensation I couldn't. So that was the situation where whole scenario, whole perspective change, and yeah, like that was the moment, the first, you know. Thank you. Wow, such a amazing time it was. Yeah, such an inspiring story actually. In fact, if she will listen to this podcast, she will think and she will be very happy to know that her incident's been discussed here. That वो चीज़ हुई थी वो टाइम पे, वो जो सिचुएशन थी बहुत ही मतलब सब लोग की नज़रें थी कि अगर ये डिसीजन गलत गया तो जो मैंने एक चीज़ बोली थी, 0 to hero, बस आप इधर हीरो टू जीरो जा सकते हो या 0 to hero जा सकते हो. इट वॉज अ ह्यूज लीप एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग. बहुत गंभीर हो गया वैसे. थोड़ा लाइटन कर लेते हैं माहौल को. Sure. Let's play a rapid fire then. चलो then. I have few questions, right? So you have only 5 seconds to answer, right? Try. Okay. किसी एथलीट का फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट? Funny or embarrassing moment? Oh my god. Time is clicking. Oh god.
एम्बैरेसिंग मोमेंट, एक हॉकी का प्लेयर था, मंजीत राठी, और मुझे पता नहीं था कि शी इज़ फ्रॉम नेशनल हॉकी टीम। और फनी मोमेंट था कि लाइक वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि मेरे फिंगर में फ्रैक्चर हो गई है एंड इट्स जस्ट नॉट मूविंग। द फनी वाज लाइक, I was like, what are you doing with your finger in the hockey matches? And embarrassing part was like, I just made him waiting for like quite a long period of time that I don't care. But then I realized he was from national hockey team. वियर्डेस्ट क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा है फिजियो के काम को लेके? फिजियो को काम के लेके weirdest question, जैसे मेरी लाइफ टाइम में मुझे लोगों ने यही weirdest क्वेश्चन पूछा है इन टर्म्स ऑफ आप मसाज करते हो क्या, या आप को अगर आप ऑर्थो में मास्टर हुए हो या स्पोर्ट्स में मास्टर हुए हो तो आप न्यूरो का प्रैक्टिस कर सकते हो क्या। जबकि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम पढ़ाई करते सबकी है, फिर हम स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। आपके पास कौन से ऐसा सीक्रेट टेक्निक है जो एथलीट आपसे छुप छुप के मांगते हैं? टाइम सो आई वुड से अगर मेरे पास काफ़ी प्लेयर्स हुए तो कभी प्लेयरों की फाइट भी हुई है, मतलब इट वाज अ फन फाइट और इट वाज समटाइम जेलस फाइट कि अरे सर आप हमें देख लो, अभी आपको देखना पड़ेगा। और ये टॉपिक पे तो एक बार मेरी और हरविलन की भी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। शी वाज लाइक, अरे सर आपको देखना है मुझे, बस खत्म हो गई बात, मैं वेट कर रही हूँ आपका, मैं जा रही हूँ डिपार्टमेंट, आप चलो। दैट वाज द थिंग। सो आई रिमेम्बर, यस, टाइम। सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स इंडिया में कौन सा है एंड क्यों? इंडिया में तो वैसे ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो अभी इफ़ यू से MMA चालू हुई है वो इंजरी प्रोन है, बट ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट्स आर इंजरी प्रोन। और अगर आपने कोई ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी कर ली जिसमें, अदरवाइज जैसे अभी यहाँ स्कीइंग भी डेवलप हो रहा है, आइस गेम्स भी डेवलप हो रहा है, तो आइस गेम्स भी ज़्यादा इंजरी प्रोन हो सकती है। एक इंजरी जो लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं? आई वुड से बैक इंजरी और एंकल इंजरी। अगर आप फिजियो नहीं होते तो क्या कर रहे होते? ये क्वेश्चन रैपिड लाइन में तो क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं तो बहुत अच्छा एलेबोरेटिंग में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं फिजियो नहीं होता तो मैं बहुत कुछ होता क्योंकि लाइक मेरा जो बैकग्राउंड आ रहा है, मैं मेरे डैडी कमर्शियल आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है, तो उनका हाथ आर्टिस्टिक वर्क रहा है। एंड लकीली थ्रू जीन्स आई एम अ गुड आर्टिस्ट, पेंटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे अगर मैं मेडिकल फील्ड में नहीं होता, अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता, तो शायद मैं आर्टिस्ट होता, कोई पेंटर होता, या फिर प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट होता। ये चीज़ जब मैं पढ़ाई कर रहा था मिठीबाई कॉलेज में, तभी लोगों को नहीं पता थी कि व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट। प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट, अगर लाइक जस्ट फॉर द व्यूअर्स मैं बता दूं कि प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट क्या होते हैं। आप जब ये मूवीज़ देख रहे हो, जो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, उसमें बहुत सारी CGI VFX यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे जगह पे दे ऑल्सो यूज़ लॉट ऑफ बॉडी सूट्स। एक वेल करके मूवी है जिसमें रसल क्रो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस एक्टर, उसमें उसने पूरा या फिर एक और मूवी थी जिसमें एक डॉक्टर करके था मूवी, फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट एक्टर। उन्होंने बॉडी सूट पहने हैं, जो बॉडी सूट एक्चुअली आर्टिस्ट बनाते हैं, लाइक अ बॉडी। टेक इट एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटर, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी रिजेम्बलेंस, उसके ऊपर के जो मेकअप किया हुआ था, वो जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, जो रियलिस्टिक वर्क होता है, जो स्किन बनाना, ऑर्गन्स बनाना, टिश्यू बनाना, वो काम शायद आई वुड हैव डन, बिकॉज आई रियली लव। अभी वो थोड़ा फेडिंग होता जा रहा है मेरी लाइफ से, विच इज़ अ सैड पार्ट, बट येस आई वुड हैव टर्न इनटू सम प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट। आपके सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? वैसे मेमोरेबल मोमेंट स्पोर्ट्स में मेरा सारा रहा है, मतलब अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो जब भी हरमिलन ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल शी स्कोर्ड एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हिमा दास
told the whole crowd, just announced the whole crowd कि because of him I got the silver medal. So that was the proud and beautiful moment, like, you know. वाओ वाओ. सो डॉक्टर विराज, लास्ट क्वेश्चन. अभी ये पॉडकास्ट कोई यंग एडल्ट्स देख रहा होगा या फिर यंग एथलीट्स देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे जो जिनके बच्चों को वो देख रहे होंगे कि इंडिया लेवल पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले. आप क्या एडवाइस देंगे उनकी फिटनेस, उनकी फिजियोलॉजी को करेक्ट रखना और मेंटेन करना टू प्ले अ इंटरनेशनल लेवल गेम? मैं ऐसा मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की एंड डू नॉट गिव अप. सो लाइक यू वी लर्न फ्रॉम आवर लाइफ. हम लोग हमेशा देखते रहते हैं. हमारी इंडियंस लोगों की लाइफ ऐसी रही है कि हम जजमेंट नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स अराउंड अस. तो आई वुड एडवाइज एवरीवन कि पहले तो आप प्रिपेयर करो कि व्हाट यू वांट. व्हेन यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट, वर्क फॉर इट. एंड एज आई सेड, कंसिस्टेंसी इज द की. You don't have to be 100% on your first day. Regardless, आप 100% देते हो on your first day, thinking that that is your last day, and give your best. Of course, you have to do that. But when I said you don't have to give 100% means you have to acknowledge at least that much कि you have complete something, and keep going. Because keep things, keep within yourself, keep in your tank enough कि आप वो चीज़ यूटिलाइज कर पाओ कंटिन्यूस, वो स्ट्रेच होती रहे. एक एग्जांपल जॉइन करूँगा इसमें मैं. मतलब बचपन में हम लोग मोबाइल आई वुड से लेन वाईफाई गेम खेलते थे, मतलब कंप्यूटर गेम्स खेलते थे और कार रेसिंग खेलते रहते थे. तो कार रेसिंग खेलते टाइम आपको लेन्स पता नहीं, आपको रोड्स पता नहीं है. जैसे आप डायरेक्शन फॉलो करते हो, यू राइड इट एंड आप जा रहे हो. हमेशा आप हार रहे हो. तो आई जस्ट आस्क्ड माय अंकल कि यार मैं तो बहुत अच्छा खेल रहा हूँ लेकिन मैं हार रहा हूँ. तो ऐसा क्या गलती हो गई है, क्यों हार रहे हो, मैं देखता हूँ गेम में. देन आई प्लेड अगेन दिस सेम गेम. सो उसमें ना माय अंकल हैव नोटिस समथिंग. मतलब यू आर रैश ड्राइवर यार, यू जस्ट नॉट ड्राइविंग सो सेफ. ड्राइव नाइसली. किसने बोला तुम्हें 100 की स्पीड क्रॉस करने के लिए? आप आराम से करो, चलाओ ना. इतनी गाड़ियाँ डैश हो रही है, तुम इतना गिर रहे हो, तुम गाड़ी स्लो कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो. उससे अच्छा ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मूथ. एंड आई ड्रोव सो नाइसली, स्मूथली, एंड आई स्कोर्ड नाइस फर्स्ट रैंक. ऑफ कोर्स आई डिडंट मेड अ गुड स्कोर, बट मैं फर्स्ट रैंक पे आ गया. देन आई रियलाइज कि आप गिरते हो खड़े होते हो. उससे अच्छा आप सेफ ड्राइव करो, आप सेफ चलो तो आप स्मूथ चलोगे, आपकी डायरेक्शन क्लीन होगी. कंसिस्टेंसी कहाँ टूटती है? जब आप अग्रेसिव खेलते हो या अग्रेसिव चीज़ों बियॉन्ड द लिमिट करते हो, आपको इंजरी आती है, आप रुक जाते हो. आप वो पॉइंट पे पहुंचो ऑफ कोर्स, बट यू शुड नो ऑप्टिमल डोज फॉर योर बॉडी. ऑप्टिमल डोज, कंसिस्टेंसी, अगर आप ये करते हो तो आई थिंक जो जनरेशन है, डिसीजन लो एंड देन यू कैन ग्रो and move ahead forward nicely. Wow. Thank you for giving us a chance to host you. Thank you so much, Vijay. Pleasure to be here, and thank you everyone, the crew member who is also, being a consistency helping. So thank you so much.